तो आज के सेशंस में हम लोग चैप्टर नंबर 10 पढ़ने वाले हैं और चैप्टर नंबर 10 में हमें पढ़ना है ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड, इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहली जो हमारी स्लाइड्स है, इस स्लाइड्स में हम लोग ह्यूमन आई के बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे ह्यूमन आई का बेसिक इंफॉर्मेशन है और इस बेसिक इंफॉर्मेशन को जरा हम लोग पढ़ के समझने का ट्राई करते हैं। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन क्या कह रहा है? द ह्यूमन आई इज द सेंस ऑर्गन। ह्यूमन आई कैसा ऑर्गन है? तो एक सेंस ऑर्गन है और ये सेंस ऑर्गन बेसिकली क्या करता है? लाइट को डिटेक्ट करता है और कलर को भी डिटेक्ट कर लेता है, ठीक है, विच हेल्प अस टू सी द कलरफुल वर्ल्ड अराउंड अस। जो हमारे दुनिया में जो भी चीज़ें हैं, ऑब्जेक्ट हैं और इतनी दुनिया हमारी रंगीन है, ये कैसे हमें पता चल रहा है? तो ये इसी रिसेप्टर्स के हेल्प से, इसी आई के हेल्प से हमें पता चल रहा है, ठीक है। सो ह्यूमन आई इज लाइक अ कैमरा। ह्यूमन आई कैसा है? तो एक कैमरे के जैसा है। इट्स लेंस सिस्टम फॉर्म एन इमेज ऑन द लाइट सेंसिटिव स्क्रीन कॉल्ड रेटिना। तो हमारा आई भी क्या है? जस्ट लाइक अ कैमरा है और हमारे आई में भी क्या होते हैं? नेचुरल लेंस होते हैं और इस नेचुरल लेंस के थ्रू क्या होता है कि एक स्क्रीन भी है, ठीक है। उस स्क्रीन पे इमेज बनता है किसी भी ऑब्जेक्ट का और उस स्क्रीन का नेम क्या है? रेटिना है, ठीक है। द आई बॉल इज ऑलमोस्ट स्फेरिकल इन शेप विद अ डायमीटर अबाउट 2.3। हमारा आई बॉल क्या है? ऑलमोस्ट स्फेरिकल है और इसका डाया कितना है? 2.3 है। लाइट इंटर्स द आई थ्रू अ ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन कॉल्ड कॉर्निया। हमारी आंखों में लाइट एक ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन से होते हुए इंटर करती है और इस ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन को हम लोग क्या कहते हैं? कॉर्निया कहते हैं, ठीक है। बिहाइंड द कॉर्निया a muscular diaphragm called iris which has opening called pupil। कॉर्निया के पीछे में एक डायफ्राम है, मस्कुलर डायफ्राम है और उसको आयरिस करते हैं और ये आयरिस क्या करता है कि पिपल के साइज को क्या करता है? कंट्रोल करता है। पिपल की साइज डीम लाइट में बड़ी हो जाती है और ब्राइटर लाइट में ये क्या हो जाती है? कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है, यानी कि छोटी हो जाती है। द पीपल control the amount of light entering the eye. The eye lens helps to focus the image of the object on the retina. The ciliary muscles helps to change the curvature of lens and change the focal length। तो हमेशा ही रेटिना पे इमेज बनाने के लिए हमारा सिलियरी मसल्स क्या करता है? आई का जो लेंस है उसके कर्वेचर को चेंज करता है और कर्वेचर के चेंज होने के कारण इसका फोकस चेंज होता रहता है और इस कारण से अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तब भी उसका जो इमेज है वो रेटिना के पे ही बनेगा, या कोई ऑब्जेक्ट बिल्कुल आपके पास है तो उसका भी इमेज जो है रेटिना के ही ऊपर पड़ता है, क्योंकि हमारा आई का जो लेंस है इट हैज़ द फ्लेक्सिबिलिटी। ये अपने साइज को क्या कर सकता है? अपने कर्वेचर को बढ़ा घटा सकता है और बढ़ाने घटाने के कारण ये अपने फोकस को चेंज कर पाता है और फोकस को चेंज करने के कारण ये जो अगर ऑब्जेक्ट दूर भी है तब भी उसका इमेज रेटिना पर ही बनेगा और अगर ऑब्जेक्ट पास में भी है तब भी उसका जो इमेज है वो रेटिना पे ही मिलने वाला है। आप आई के स्ट्रक्चर को देखोगे तो आई का जो पूरा स्ट्रक्चर है वो यहाँ पे एक डायग्राम के हेल्प से बताया गया है। तो यहाँ पे देख रहे हो कि ये हमारा आई लेंस है जो कि कॉन्वेक्स शेप का है। इसके ऊपर में सिलियरी मसल्स है और यही सिलियरी मसल्स जब आई लेंस को कॉन्ट्रैक्ट करता है तो आई के लेंस का कर्वेचर बढ़ जाता है और सिलियरी मसल्स जब रिलैक्स पोजीशन में होता है तो हमारे आई के लेंस का कर्वेचर घट जाता है और इस कारण से ऑब्जेक्ट हमेशा ही ऑब्जेक्ट किसी भी डिस्टेंस पे हो उसका इमेज हमेशा ही रेटिना के ऊपर ही बनता है। अब आई लेंस के आगे बढ़े तो आप देख रहे हैं कि एक आइरिस करके भी डायफ्राम है और ये आइरिस इस पिपल के साइज को क्या करती है? वैरी कर सकती है, चेंज कर सकती है। पिपल का साइज को बड़ा भी कर सकती है और पिपल के साइज को कम भी कर सकती है। ये जो पिपल है यहीं से लाइट क्या है? हमारे आई लेंस में इंटर करता है। इसके आगे में कॉर्निया है और कॉर्निया भी क्या है? एक ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन ही है, ठीक है। तो ये सारे आई के बारे में हम लोगों ने इतनी सारी इंफॉर्मेशंस यहाँ पे गैदर की है। यहाँ पे जो भी इमेज बनेगा रेटिना के ऊपर में ये ऑप्टिकल नर्व्स के थ्रू ये जो इंफॉर्मेशन है ये ब्रेन तक जाएगा
और ब्रेन फिर आपको वो चीज़ें दिखा देगा कि किस ऑब्जेक्ट का यहाँ पे इमेज बन रहा है। ठीक है, तो इतनी सारी चीज़ें हम लोगों ने आई के रिगार्डिंग पढ़ी है। ठीक है, अब वर्किंग ऑफ आई, सो द आई लेंस फॉर्म अ रियल इन्वर्टेड इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द रेटिना। आई लेंस हमेशा ही कैसा इमेज बनाता है, तो रियल इन्वर्टेड इमेज बनाता है। बट हमारी आंखें किसी भी ऑब्जेक्ट को कैसी देखती है, क्या इन्वर्टेड देखती है? नहीं देखती है ना। तुम्हारा इमेज हमें जो मैं देख रहा हूँ वो कैसा दिख रहा है, इरेक्ट दिख रहा है, इन्वर्टेड थोड़ी दिख रहा है। तो इसमें रोल किसका है, ब्रेन का है। आई तो हमेशा ही कॉन्वेक्स लेंस किस तरीके का इमेज बनाता है, हमेशा ही कोई भी ऑब्जेक्ट अगर फोकस के बियॉन्ड रखा हुआ है तो हमेशा ही रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनता है कॉन्वेक्स लेंस के केस में। सो जो भी इमेज बन रहा है वो कैसा इमेज बन रहा है हमारे रेटिना के ऊपर में, तो रियल इन्वर्टेड बन रहा है। ठीक है, द लाइट सेंसिटिव सेल्स इन द रेटिना then produce a electrical signal which are carried by the optical nerves to the brain, and brain process the information and sends the message to the eye, and then we see the object in the erect form। ठीक है, क्योंकि देखने का काम सिर्फ और सिर्फ आई के थ्रू नहीं होता है, इसमें ब्रेन भी हमारा क्या है, इन्वॉल्व है। ठीक है, अभी हम लोगों ने बायो में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशंस पढ़ा था, और कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशंस में हम लोगों ने नर्वस सिस्टम के बारे में काफ़ी डिटेल में डिस्कशंस करा था। तो उस चैप्टर को अगर इसके साथ इंटीग्रेट करोगे तो आप समझ पाओगे कि ब्रेन किस तरीके से प्रोसेस करके आपको एक इरेक्ट इमेज दिखाता है, जबकि रेटिना के ऊपर में जो इमेज बन रहा है वो बन रहा है इन्वर्टेड बन रहा है। समझ में आ रही है बातें? सो यहाँ पे हमने ह्यूमन आई के बेसिक इंफॉर्मेशंस को पढ़ा है, और साथ में ही ह्यूमन आई किस तरीके से फंक्शनल है, किस तरीके से इमेज का फॉर्मेशंस करता है, इसके बारे में भी हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, और अगली वाली स्लाइड हमारे पावर एकोमोडेशंस ऑफ द आई के बारे में है। सो पावर एकोमोडेशंस का मतलब क्या है कि आई में ये एबिलिटी होती है, हमारे आई के लेंस में ये एबिलिटी होती है कि वो अपने फोकल लेंथ को क्या कर सकता है, एडजस्ट कर सकता है बाय चेंजिंग द radius of curvature, by changing the curvature of the lens, and this ability of eye is known as power of accommodation of the eye। The ability of eye, the ability of eye lens to see both near and distant object by adjusting the focal length is called the power accommodation of the eye lens। ठीक है, the eye lens is composed of fibrous jelly। fibrous jelly का हमारा eye lens बना हुआ है। इट्स कर्वेचर कैन बी चेंज्ड, इसके कर्वेचर को क्या किया जा सकता है, चेंज किया जा सकता है बाय द सिलियरी मसल्स। सिलियरी मसल्स के हेल्प से हम यानी कि हमारा जो ब्रेन है कोऑर्डिनेट करेगा मसल्स को, और मसल्स जो सिलियरी मसल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट करके आई लेंस के कर्वेचर को क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है। द कर्वेचर ऑफ द आई लेंस कैन चेंज इट्स फोकल लेंथ। अगर आई के लेंस का कर्वेचर चेंज होगा तो उसका फोकल लेंथ भी क्या होगा, चेंज होगा। अगर मान लो कि यहाँ पे एक आई लेंस में बनाता हूँ, और ये आई लेंस ऐसा है, और ये आई लेंस फिर से बनाया और ये थिनर है, तो इसका कर्वेचर क्या है, ज़्यादा है। कर्वेचर ज़्यादा होने के कारण फोकल लेंथ क्या होगा, पास में आएगा। अब आई लेंस अगर ऐसा है तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि इसका फोकल लेंथ क्या होगा, दूर होगा। तो आई लेंस में ये कैपेबिलिटी होती है कि अपने साइज को क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है, यानी कि अपने कर्वेचर को चेंज कर सकता है, और इस कारण से हम लोग दूर के भी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं और पास के भी ऑब्जेक्ट को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। सो व्हेन द मसल्स आर रिलैक्स द लेंस बिकम्स थिन। जब हमारा सिलियरी मसल्स रिलैक्स होता है तो इस पोजीशन में हमारा जो लेंस होता है वो थिन होता है, एंड इस फोकल लेंथ इंक्रीजेस, और इसका फोकल लेंथ क्या होगा, बढ़ जाएगा, और इस केस में आप दूर के ऑब्जेक्ट को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, व्हेन द मसल्स कॉन्ट्रैक्ट द लेंस बिकम्स थिक एंड इट्स फोकल लेंथ डिक्रीजेस, और इस सिचुएशंस में आप पास की चीजों को देख सकते हैं। तो ये सारी चीजें अभी तक की समझ में आ रही है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब कह रहा है नियर पॉइंट एंड फार पॉइंट। नियर पॉइंट वो मिनिमम डिस्टेंस होता है जहां तक, यानी कि जहां तक किसी भी ऑब्जेक्ट को आप क्लियरली और डिस्टिंक्टली देख सकते हैं, साफ साफ देख सकते हैं। ठीक है, एक सर्टेन डिस्टेंस तक ही, मिनिमम डिस्टेंस पे आप रखें तो चीजों को आप क्लियरली देखेंगे। ठीक है, बट अगर आंख के बिल्कुल पास रखें
तो क्या उस ऑब्जेक्ट को आप क्लियरली देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे। सो वो मिनिमम डिस्टेंस जहां पे आई आपका डिस्टिंक्टली किसी ऑब्जेक्ट को देख पाता है, उस मिनिमम डिस्टेंस को हम लोग क्या कहते हैं? नियर पॉइंट। सो द नियर पॉइंट इज द मिनिमम डिस्टेंस एट विच आई कैन सी द ऑब्जेक्ट क्लियरली। ये वो मिनिमम डिस्टेंस है जहां तक आई क्या है? क्लियरली किसी ऑब्जेक्ट को देख सकता है। और ये मिनिमम डिस्टेंस कितना होता है? तो ये मिनिमम डिस्टेंस हमारा 25 सेंटीमीटर का है। 25 सेंटीमीटर तक के ऑब्जेक्ट को, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट हमारे आई से 25 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है तो आप उसको क्लियरली देख लोगे, या उससे दूर रखा हुआ है तब भी आप क्लियरली देखेंगे। बट उसके से भी पास रखा हुआ है, कोई 20 सेंटीमीटर पे रख दिया है, तो आपको देखने में क्या होगा? क्लियरली आप नहीं देख पाओगे। अब आपका उस ऑब्जेक्ट का इमेज क्या बनेगा? ब्लर बनेगा, क्योंकि हमारे आई के लेंस का जो कर्वेचर है एक सर्टेन एक्सटेंट तक ही बढ़ सकता है, और उस एक्सटेंट के बाद और ज्यादा कर्वेचर नहीं बढ़ सकता है। ठीक है। सो 25 सेंटीमीटर नॉर्मल ह्यूमन आई की क्या है? नियर पॉइंट है। और फार पॉइंट क्या है? वो दूर से दूर डिस्टेंस जहां तक हम लोग देख सकते हैं। सो द फारदेस्ट डिस्टेंस up to which the eye can see the object clearly is called far point of the eye। ठीक है, वो मैक्सिमम दूरी जहां तक हम लोग देख सकते हैं, एंड इट इज इन्फिनिटी। आप इन्फिनिटी तक के ऑब्जेक्ट को क्या कर सकते हैं? डिस्टिंक्टली देख सकते हैं, क्लियरली देख सकते हैं। सो फार पॉइंट हमारी कितनी है? तो फार पॉइंट हमारी इन्फिनिटी है। ठीक है, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? ठीक, अब अगले स्लाइड पे मूव करते हैं। अब क्या है? डिफेक्ट ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन। अब हमारे विजन में दिक्कत तो आती ही है। अब यहाँ पे जो भी बच्चे बैठे हुए हैं, इनमें से कुछ बच्चों का आँख तो खराब ही है, और इसी डिफेक्ट्स के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे 4 बच्चे ऐसे बैठे हुए हैं जिनकी आँख क्या है? खराब है। अब देखेंगे कि आपके विजन में क्या डिफेक्ट्स है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हमें पढ़ना है मायोपिया के बारे में। ठीक है, जिसको नियर साइटेडनेस कहते हैं। नियर साइटेडनेस का मतलब है नजदीक की चीजें आपको दिख जाएगी, बट दूर की चीजें आपको नहीं दिखेगी। और मोस्टली बच्चों को अर्ली एज में यही नियर साइटेडनेस या कह सकते हैं मायोपिया का प्रॉब्लम होता है। इस मायोपिया के प्रॉब्लम में क्या होगा कि हमारा जो इमेज है किसी भी ऑब्जेक्ट का, वो रेटिना के पहले ही बन जाता है। ठीक है, रेटिना के पहले बन जाता है। एग्जैक्टली हमारा इमेज कहाँ पे बनना चाहिए? रेटिना पे बनना चाहिए। बट इसका किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर इमेज रेटिना के आगे बन रहा है तो आप कह सकते हो कि वो इमेज क्लियरली नहीं दिखेगा। इसका कारण क्या है? और इसी डिफेक्ट को हम लोग कह सकते हैं कि ये जो डिफेक्ट है जहाँ पे हम लोग दूर की चीज़ों को क्लियरली नहीं देख पा रहे हैं। क्यों नहीं देख पा रहे हैं? क्योंकि दूर की चीज़ों का, दूर की जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनका इमेज क्या है? बिफोर द रेटिना बन रहा है, जबकि इसको ऑन द रेटिना बनना चाहिए था, इसलिए आप नहीं देख पा रहे हो। बट इसका कारण क्या है? तो कारण हो सकता है इंक्रीज इन द कर्वेचर ऑफ आई लेंस। आई लेंस का कर्वेचर क्या हो? बढ़ गया। अगर ये थिनर रहता तो ये जाके पीछे ही कटता, बट इसके कर्वेचर के बढ़ जाने के कारण क्या हो रहा है? ये जो लाइट रे आ रही है, दूर से आ रही है, उसको ज्यादा ये बेंड कर दे रहा है, और ज्यादा बेंड करने के कारण ये क्या हो रहा है? रेटिना से पहले ही इंटरसेक्ट हो जा रहा है। दोनों ही इंसिडेंट है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे इमेज बन रहा है। तो एक कारण हो सकता है कि इंक्रीज इन कर्वेचर ऑफ द आई लेंस। दूसरा हो सकता है इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ द आई बॉल। आई बॉल का रेडियस बढ़ गया। अब मान लो कि पहले आई बॉल का रेडियस इतना ही बड़ा था, तब तो ऑब्जेक्ट का इमेज एकदम रेटिना पे बन रहा था। बट अब आई बॉल का साइज क्या हो गया? पहले से थोड़ा सा ज्यादा बड़ा हो गया। तो अभी भी इमेज वहीं पे बन रहा है, मगर आई बॉल का साइज के बड़ा होने के कारण रेटिना क्या हो गया? पीछे चला गया। और रेटिना के पीछे जाने के कारण क्या हो रहा है? जो इमेज बन रहा है वो बिफोर द रेटिना बन जा रहा है, और इस तरीके से आपको ऑब्जेक्ट क्लियरली नहीं दिख पा रहा है। ठीक है, तो इस डिफेक्ट को हम लोग मायोपिया कहते हैं। एक बार हम लोग जो प्रेजेंटेशंस में वर्डिंग लिखा हुआ है उसके गो थ्रू चलते हैं। सो मायोपिया इज अ डिफेक्ट ऑफ विजन in which a person can see nearby object clearly but cannot see the distant objects clearly because the image is formed in the front of retina। ठीक है, मायोपिया में हमेशा क्या होगा कि पास की चीजों को तो आप क्लियरली देख लेंगे, बट दूर रखी हुई चीजों को आप क्लियरली नहीं देख पाएंगे। जैसा कि अभी यहाँ पे जो बच्चे बैठे हुए हैं
उनको दूर की ही देखने में क्या दिक्कत है या नहीं दिक्कत है? आपको पास का अगर पास में न्यूज़पेपर रख के पढ़ोगे, पढ़ लोगे कि नहीं? बुक को पढ़ने में दिक्कत है क्या? नहीं है ना? बोर्ड को देखने में दिक्कत है। बोर्ड को देखने में क्यों दिक्कत है? क्योंकि आप मायोपिया से सफर कर रहे हो। अब मायोपिया को करेक्ट करने के लिए कौन सा लेंस लगा रखा है आप लोगों ने? तो आप लोगों ने लगा रखा है कॉनकेव लेंस। कौन सा लेंस है? कॉनकेव। और कॉनकेव लेंस का पावर हमेशा ही क्या होता है? नेगेटिव होता है, क्योंकि इसका फोकल लेंथ भी क्या है? नेगेटिव है। तो आप लोगों का पावर क्या होगा? नेगेटिव ही होगा, है या नहीं है? बहुत ही कम बच्चों को ऐसा होता है कि पास की भी चीजें नहीं दिखती, बहुत रेयर। बट जनरली अर्ली टीन एज में बेसिकली यही प्रॉब्लम आता है, मायोपिया। ये जनरल एक प्रॉब्लम है, ठीक है। सो इट कैन बी करेक्टेड बाय द यूजिंग सुटेबल कॉनकेव लेंस। सुटेबल पावर की कॉनकेव लेंस हमें लगानी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि किसी भी पावर का लगा लिया और आपको दूर की चीजें दिखने लगी। सबका पावर अलग अलग है ना, ठीक है। तो पावर, सही पावर का लेंस लगाएंगे तो आपकी मायोपिया का जो प्रॉब्लम है वो क्या हो जाएगा? दूर हो जाएगा। समझ में आया? तो मायोपिया में आपको क्या हो रहा है? इट इज अ defect of the vision in which a person can see the nearby object clearly but cannot see the distant object, ठीक है। and it is corrected by using the suitable power of concave lens। समझ में आया? इसका कारण क्या हो सकता है? तो increase in the curvature of eye lens and increase in the length of eyeball, ये दो कारण हो सकते हैं। अब इसके बाद एक दूसरा प्रॉब्लम है हाइपरमाइट्रोपिया, जिसको फार साइटेडनेस कहते हैं। और फार साइटेडनेस में आपको दूर की चीजें दिख जाती है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ फार साइटेडनेस, यानी कि दूर की चीजें दिखना। यहाँ पे क्या होता है? पास की चीजें नहीं देख पाई। ये जनरली क्या होता है? ज्यादा एज बढ़ने के कारण ये डिजीज हो सकता है, या पहले भी हो जाता है। कितने छोटे बच्चों को भी आप देखोगे कि नजदीक की चीजें नहीं दिख रही है, ठीक है। सो जो हाइपरमाइट्रोपिया है, हाइपरमाइट्रोपिया इज ए डिफेक्ट ऑफ विजन इन विच अ पर्सन कैन सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स। पर्सन दूर की चीजों को देख सकता है clearly but cannot see nearby objects clearly because the image is formed behind the retina। यहाँ पे इमेज क्या बन रहा है? behind the retina में बन रहा है। मायोपिया में क्या हो रहा था? फ्रंट ऑफ द रेटिना बन रहा था। और ये दोनों ही इमेज, ये जो दोनों डायग्राम है ना, आप लोगों को याद रखना है, क्योंकि ये पेपर में पूछा जाता है कि डिफेक्ट ऑफ द विजन को दिखाओ विद द हेल्प ऑफ द रे डायग्राम, और जो जो करेक्शंस यूजिंग कन्वेक्स लेंस वाला जो रे डायग्राम है उसको भी दिखाना है आपको। हाइपरमाइट्रोपिक आई को भी दिखाना है और करेक्शन यूजिंग कन्वेक्स लेंस वाली डायग्राम को भी दिखाना है। तो ये दोनों ही डायग्राम याद होना चाहिए। साथ में इसका डेफिनेशंस भी याद होना चाहिए कि हाइपरमाइट्रोपिया इज अ डिफेक्ट्स ऑफ विजन इन विच अ पर्सन कैन सी द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली बट कैन नॉट सी द नियर बाय ऑब्जेक्ट क्लियरली बिकॉज। हाँ, एक और भी डायग्राम, 3 डायग्राम दे रखा होगा। हाँ, वो भी है, ठीक है। ये क्यों हुआ होगा? तो डिक्रीज इन कर्वेचर ऑफ आइलेंस। आइलेंस का कर्वेचर क्या हो गया होगा? डिक्रीज हो गया होगा। आइलेंस हमारा पतला हो गया होगा, इसीलिए तो ऑब्जेक्ट का इमेज क्या बन रहा है? पीछे बन रहा है। या डिक्रीज इन द लेंथ ऑफ द आईबॉल। आईबॉल का साइज क्या हो? डिक्रीज कर गया हो। पहले आईबॉल का साइज क्या था? इतना इतना बड़ा था, इतना बड़ा था, तो रेटिना तो यहाँ पे था तो ठीक बन रहा था। बट अब आई बॉल का साइज क्या हो गया? छोटा हो गया। अब छोटा होने के कारण क्या हो रहा है? ये पीछे में इमेज बन जा रहा है। सो इसको करेक्ट करने के लिए हमें सुटेबल पावर की कॉन्वेक्स लेंस लगाने की जरूरत पड़ेगी। समझ में आया? यहाँ तक किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। मायोपिया हाइपरमेट्रोपिया पे हमेशा ही क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे ही ये चैप्टर आएगा तो इसमें से मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया में से एक आएगा, आना तय है, निश्चित है। अब क्या है? एक तीसरा भी है प्रॉब्लम, इट इज नोन एज प्रेस बायोपिया। अब प्रेस बायोपिया क्या है? इट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ हाइपरमेट्रोपिया। इसमें भी क्या होता है कि पास की चीजें लोगों को नहीं दिखती है। बट ये हाइपरमाइट्रोपिया जब ओल्ड एज में होता है तो इसी हाइपरमाइट्रोपिया को हम लोग क्या कहते हैं? प्रेस बायोपिया कहते हैं, ठीक है। तो प्रॉब्लम सेम ही रहेगा बट कारण दूसरा हो जाता है। यहाँ पे कारण क्या होगा? जैसे जैसे आप ओल्ड होते हैं तो आपके मसल्स क्या होते हैं? स्ट्रांगर होते हैं कि वीकर होते चले जाते हैं? वीक होते चले जाते हैं। तो सिलियरी मसल्स अब हमारे आई लेंस को ज्यादा स्ट्रांगली क्या है? कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पा रहा है। तो क्या होगा? पास की चीजें नहीं देख पाएगा, क्योंकि पास की चीजों को देखने के लिए हमें फोकल लेंथ को क्या करना है? पास लाना है।
फोकल लेंथ को पास लाने के लिए कर्वेचर को बढ़ाना पड़ेगा, कर्वेचर को बढ़ाने के लिए आई लेंस को ज्यादा जोर से पुश करना पड़ेगा। बट वो ओल्ड एज होने के कारण अब आपके सिलियरी मसल्स में इतना पावर नहीं है, इतनी ताकत नहीं है कि वो बहुत ज्यादा उसको कॉन्ट्रैक्ट कर दे, तो आप 25 सेंटीमीटर पे रखी हुई चीजों को क्लियरली नहीं देख पाएंगे। जनरली ओल्ड एज में देखोगे कि कुछ ओल्ड एज के पर्सन क्या होता है, न्यूज़पेपर दूर से पढ़ना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि दूर की का विजन तो उनका ठीक है, बट पास में उनको दिक्कत आता है। बट चूंकि फ़ॉन्ट साइज छोटा होता है तो प्रॉब्लम रहेगा ही, ठीक है। बट दूर की चीज़ें उनको देखने में कोई दिक्कत नहीं होती है। तो इस केस में हम लोग हाइपरमाइट्रोपिया को क्या कह देते हैं? प्रेस बायोपिया कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे रीजन क्या है? वीकनिंग ऑफ द सिलियरी मसल्स। सिलियरी मसल्स के कमजोर पड़ जाने के कारण जब हाइपरमाइट्रोपिया होता है, देन इट इज कॉल्ड प्रेस बायोपिया। सो प्रेस बायोपिया इज a defect of vision in the old people in which they are not able to see the nearby object clearly due to increase in the distance of near point। नियर पॉइंट के डिस्टेंस, नियर पॉइंट के बढ़ जाने के कारण पहले 25 सेंटीमीटर तक की ऑब्जेक्ट क्लियरली दिख रही थी, अब क्या हो रहा है? 35 सेंटीमीटर पे दिख रहा है या 40 सेंटीमीटर पे ही क्लियरली दिख रहा है। दिस इज ड्यू टू द वीकनिंग ऑफ द सिलियरी मसल्स। ये किसके कारण हो रहा है? आई बॉल के साइज के छोटे हो जाने के कारण नहीं हो रहा है, ठीक है ना। और ये भी कारण है कि हमारा से ये है, ये इसका ये जो कारण है हाइपरमाइट्रोपिया का, ये दोनों कारण नहीं है यहाँ पे। डिक्रीज इन द लेंथ ऑफ द आई बॉल एंड डिक्रीज इन द इन कर्वेचर ऑफ आई लेंस, ये दो कारण नहीं होके अब कारण क्या है? डिक्रीज इन द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द आई लेंस। या तो आई लेंस की फ्लेक्सिबिलिटी कम हो गई है, या दूसरा कारण है कि सिलियरी मसल्स क्या है? वीक हो गया है। ये दोनों ही कारण कब हो सकता है? जब आप जवान होंगे तब तो होगा नहीं, जब आप टीन एज में हो तब तो होगा नहीं। कोई भी चीजें पुरानी होगी तो उसका स्ट्रेंथ तो वीक होगा ही। तो आई लेंस की फ्लेक्सिबिलिटी पहले इतनी नहीं रही, और साथ में सिलियरी मसल्स भी अगर कमजोर हो गया है तब भी ऐसा होगा। इट कैन बी करेक्टेड यूजिंग द सुटेबल कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। तो हमें मायोपिया के बारे में पता चल गया, हाइपरमेट्रोपिया के बारे में पता चल गया, प्रेस बायोपिया के बारे में पता चल गया। अब कभी कभी क्या होता है कि किसी पर्सन को मायोपिया भी हो जाता है, हाइपरमेट्रोपिया भी हो जाता है, ठीक है। उस केस में आपको बाइफोकल लेंस की जरूरत पड़ेगी, कि ऐसा लेंस जो आपके नज़दीक की भी चीज़ें देख ले और दूर की भी चीज़ें आपको दिखा दे। इस तरीके के लेंस को हम लोग बाइफोकल लेंस कहते हैं। सो समटाइम्स दे आर नॉट एबल टू सी द बोथ नियर बाय एंड डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली, यानी कि कुछ ह्यूमन बीइंग कभी कभी पास की भी चीज़ें नहीं देख पाते हैं और दूर की भी चीज़ें नहीं देख पा रहे हैं, क्योंकि उनकी उनकी आई में मायोपिक डिफेक्ट भी है और हाइपरमेट्रोपिक डिफेक्ट भी है। It can be corrected by using the bifocal lenses consisting of both concave and convex lens. The upper part, पहले जो चश्मा आता था उस चश्मे में क्या देखोगे? लेंस में दो पार्ट होता था, एक ऐसा और इसके नीचे में एक ऐसा पार्ट होता था। समझ में आया? तो पास देखना है ना तो इस वाले लेंस के हेल्प से देखते थे, और दूर देखना हो तो इस वाले से, ठीक है। तो इस टाइप के लेंस को हम लोग बाइफोकल लेंस कहते हैं। द अपर पार्ट इज कॉनकेव फॉर करेक्शन ऑफ द डिस्टेंट विजन एंड द लोअर पार्ट इज द कॉन्वेक्स फॉर द करेक्शन ऑफ नियर विजन। अब तो प्रोग्रेसिव लेंस आ गया है, तो प्रोग्रेसिव लेंस और भी ज़्यादा आपको फ्लेक्सिबिलिटी देता है, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोगों ने आई के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर किया, बेसिक इंफॉर्मेशन। साथ में हम लोगों ने आई डिफेक्ट्स के बारे में पढ़ा, और आई डिफेक्ट्स में हम लोगों ने मायोपिया के बारे में पढ़ा, हाइपरमेट्रोपिया के बारे में पढ़ा, और प्रेस बायोपिया के बारे में पढ़ा। तो यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई है। अब आगे बढ़ते हुए हम लोग रिफ्रैक्शंस ऑफ लाइट थ्रू अ ग्लास प्रिज्म पढ़ने वाले हैं, कि अगर कोई लाइट एक ग्लास प्रिज्म से क्रॉस कर रहा है तो उसमें किस तरीके का बेंडिंग होगा। तो आप देखेंगे कि जब भी लाइट एक ग्लास प्रिज्म से पे इंसिडेंट करता है तो वो अपने एक्चुअल पाथ से बेंड हो जाएगा। ये होनी चाहिए थी इसकी एक्चुअल पाथ, बट इस पाथ से लाइट नहीं जाएगी, क्योंकि यहाँ पे मीडियम का चेंज है। यहाँ पे एयर मीडियम है और यहाँ पे हमारा क्या है? ग्लास मीडियम है। दोनों ही ट्रांसपेरेंट मीडियम है, दोनों में ही लाइट ट्रेवल कर सकती है, बट ऑप्टिकल डेंसिटी के डिफरेंस होने के कारण ये ऑप्टिकली डेंसर मीडियम है और ये ऑप्टिकली रेयरर मीडियम है। सो लाइट हमारी क्या होगी? नॉर्मल की तरफ बेंड कर जाएगी, जैसा कि हम लोगों ने रिफ्रैक्शंस ऑफ लाइट में पढ़ा था। तो जानी चाहिए थी इधर, और इसका नॉर्मल होगा इधर, तो जाएगी लाइट ऐसे।
तो आप देखेंगे कि लाइट ट्रेवल करेगी ऐसे, ठीक है, यहाँ तक ट्रेवल की, यहाँ तक हमारा मीडियम चेंज नहीं हो रहा था, तो अगर मीडियम नहीं चेंज हो रहा है तो वहां पे लाइट हमेशा क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन पाथ पे ही चलेगी, ठीक है, यहाँ तक स्ट्रेट लाइन पाथ पे चली। बट इस ग्लास प्रिज्म से जब इमर्ज करेगी रे, तो क्या होगा, फिर से मीडियम चेंज होगा। नाउ द रे विल मूव फ्रॉम द ऑप्टिकली डेंसर मीडियम टू द रेयर मीडियम, सो इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, सो नॉर्मल से ये दूर जाएगी, तो नॉर्मल अगर ऐसे खींचा है तो नॉर्मल से दूर जाने का मतलब क्या है, ऐसे बेंड कर जाएगी। तो आप देखेंगे कि लाइट रे इस तरीके से बेंड कर जाएगी। तो ये आपकी इंसिडेंट रे है, ये हमारी रिफ्रैक्टेड रे है, और ये हमारी क्या है, इमर्जेंट रे है, ठीक है। अब हमने आगे चल के ये नॉर्मल एक ड्रॉ किया, दूसरा भी नॉर्मल ड्रॉ किया। तो इस तरीके से अगर सारी चीज़ों को हम लोग मार्क करें तो हमें पता चलता है कि ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, ये एंगल ऑफ इमर्जेंस है। कभी कभी एंगल ऑफ इमर्जेंस का डेफिनेशन भी पूछा जाता है, तो उसमें लिखेंगे एंगल ऑफ इमर्जेंस इज द एंगल बिटवीन द इमर्जेंट रे एंड द नॉर्मल। नॉर्मल और इमर्जेंट रे के बीच के एंगल को क्या कहते हैं, इमर्जेंट एंगल कहते हैं, ठीक है। तो एंगल ऑफ इमर्जेंस समझ में आ रहा है सारे बच्चों को। और बेसिकली एंगल ऑफ डेविएशन है, ये वाला जो है हमारा फाइनल, ये जो डी है ये एंगल ऑफ डेविएशन है। कितना डेविएशन से आया है, तो कहेंगे कि ये डी डेविएशन है। डी डेविएशन कैसे निकाला है, तो इट इज एंगल बिटवीन द इमर्जेंट रे एंड द इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे के बीच के एंगल को हम लोग क्या कहते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन। जाना चाहिए था ऐसे, चला गया ऐसे, सो दिस मच इज द डेविएशन। सो एंगुलर डेविएशन कितना है, तो एंगुलर डेविएशन यहाँ पे डी है। और एंगल ऑफ डेविएशन को अगर कह के डिफाइन करो तो कहोगे इट इज एंगल बिटवीन द इमर्जेंट रे एंड द इंसिडेंट रे। इमर्जेंट रे और इंसिडेंट रे के बीच के एंगल को हम लोग क्या कहते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन कहते हैं। तो यहाँ पे सारी चीजें पता चल रही है। द इमर्जेंट रे इज डेविएटेड बाय एन एंगल टू द इंसिडेंट रे, दिस एंगल इज कॉल्ड द एंगल ऑफ डेविएशन। तो अगर किसी भी ग्लास प्रिज्म पे अगर लाइट इस तरीके से फॉल करेगी तो आपका इस तरीके का फिनोमेनन देखने को मिलेगा, और इस तरीके से इमर्जेंट रे बाहर आएगी। समझ में आया या नहीं आया। अब यहाँ पे हम लोगों ने एक रे की बात की है, बट क्या होगा जब एक ग्लास प्रिज्म पे बीम ऑफ लाइट फॉल करेगी। अब हम लोगों ने क्या फॉल करवाया है, बीम ऑफ लाइट। रे और बीम में डिफरेंस है। बीम क्या है, बीम इज द कलेक्शन ऑफ रे, ठीक है, इट इज अ ग्रुप ऑफ रे। बहुत सारी रे मिलके बीम का फॉर्मेशन करती है। एक टॉर्च है, और टॉर्च को यहाँ पे जला दो, यहाँ पे ब्लैक कलर का पेपर लगा दो, और यहाँ पे एक छोटा सा होल कर दो, तो उस छोटे से होल से जो लाइट आ रही है इट इज कॉल्ड बीम ऑफ लाइट, ठीक है। सो अगर बीम ऑफ लाइट फॉल कर रही है आपके ग्लास प्रिज्म पे तो क्या हो, तो ये बीम ऑफ व्हाइट लाइट है। कैसे लाइट का बीम है, तो व्हाइट लाइट का बीम है। सो बेसिकली व्हाइट लाइट में अलग अलग कलर की रे ऑफ लाइट का कॉम्बिनेशन होता है। सो जैसे ही ये ग्लास प्रिज्म पे फॉल करेगी तो ये क्या कर जाएगी, डिस्पर्स कर जाएगी। डिस्पर्स करने का मतलब है इसके अलग अलग कंपोनेंट अलग अलग एंगल से क्या हो जाएंगे, रिफ्रैक्ट कर जाएंगे, और अलग अलग एंगल से रिफ्रैक्ट करने के कारण इसके कंपोनेंट स्प्लिट अप हो जाएंगे, और इसी फिनोमेनन को हम लोग क्या कहते हैं, डिस्पर्सन कहते हैं, ठीक है। सो व्हेन अ बीम ऑफ व्हाइट लाइट इज पास थ्रू अ ग्लास प्रिज्म इट इज स्प्लिट अप इनटू बैंड ऑफ कलर। अब ऐसा नहीं है कि यहाँ पे एक ही यानी कि रेड वाली रे जो होगी वो भी बहुत सारी होगी, ठीक है, यहाँ ऑरेंज वाली रे भी बहुत सारी होगी। सो यू विल गेट द बैंड ऑफ कलर, एंड दैट बैंड ऑफ कलर इज नोन एज स्पेक्ट्रम। जब फाइनली आप इस तरीके का आप बैंड पाएंगे कलर का, तो यहाँ पे रेड पहले आएगा सबसे टॉप मोस्ट, फिर ऑरेंज, फिर येलो, फिर ग्रीन, फिर आपका ब्लू, फिर इंडिगो, फिर वायलेट, ठीक है। इसको बोला गया है विबग्यो। नीचे से अगर करोगे तो इसको कहते हैं हम लोग विबग्यो, ठीक है। सो व्हेन अ बीम ऑफ लाइट white light is passed through a glass prism, it is split up into the band of color called spectrum, and this is called dispersion of white light। इसको क्या कहेंगे, dispersion। सो डिस्पर्सन को कैसे कहेंगे हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, तो आप कहेंगे व्हेन ए बीम ऑफ व्हाइट लाइट इज पास थ्रू अ ग्लास प्रिज्म इट स्प्लिट्स अप इनटू
into their component, and this phenomenon is known as dispersion of white light. ठीक है, the spectrum white has the color violet, indigo, blue, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। और इसको याद रखने के लिए आप इस तरीके से आप विब्ग्यो याद रखोगे तो नीचे से वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड तक चले जाओ। ठीक है, द रेड लाइट बेंड द लीस्ट एंड द व्हाइट लाइट बेंड द मोस्ट। सबसे ज्यादा बेंडिंग किस में है? तो वायलेट कलर की लाइट में सबसे ज्यादा बेंडिंग है और रेड कलर की लाइट में सबसे लेस बेंडिंग है। समझ में आया या नहीं आ रहा है? क्लियर है यहाँ तक सारे बच्चों को? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है समझने में? अगर समझने में दिक्कत होगा पूछ लेना है। ठीक है, आगे बढ़े। तो इस तरीके का बैंड ऑफ कलर मिलेगा। रेड कलर का एक रे नहीं मिलेगा, बहुत सारी रे होगी। इसी तरीके से ऑरेंज कलर की बहुत सारी रे होगी। सो यू विल गेट द बैंड ऑफ कलर। ठीक है, जब भी व्हाइट बीम ऑफ लाइट पास करोगे एक ग्लास प्रिज्म से। ठीक है, अब क्या है कि इस फेनोमेनन के बारे में सबसे पहले जब डिस्कवरी की गई तो ये इंश्योर करने का ट्राई किया गया कि क्या ये व्हाइट लाइट के कारण ही, व्हाइट बीम ऑफ लाइट के कारण ही ये सारे स्प्लिट ये कलर मिले हैं। अगर इन कलर को मिला दें हम लोग किसी तरीके से और फिर से हमें व्हाइट कलर की बीम ऑफ लाइट मिल जाए तो हम लोग बिल्कुल इंश्योर हो जाएंगे कि बेसिकली ये जो डिफरेंट कलर ऑफ लाइट मिला है इट इज द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द व्हाइट बीम ऑफ लाइट। तो जब हमने डिफरेंट डिफरेंट एंगल से ग्लास प्रिज्म को, दो ग्लास प्रिज्म को अरेंज करना स्टार्ट किया तो हमने पाया जब एक ग्लास प्रिज्म के बिल्कुल वर्टिकली दूसरा ग्लास प्रिज्म अगर हम लोग प्लेस कर देते हैं तो इस केस में पहले वाले सिचुएशंस में हमारी व्हाइट बीम ऑफ लाइट स्प्लिट होती है, फिर दूसरे सिचुएशंस में ये मर्ज होके फिर से व्हाइट बीम ऑफ लाइट देती है। सो इससे आप कह सकते हैं कि ये जो 7 कलर ऑफ बैंड है बेसिकली दीज कलर ऑफ बैंड्स आर द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द व्हाइट बीम ऑफ लाइट। ठीक है, सो when a beam of white light is passed through a glass prism, it is split up into its component colors. When these colors are allowed to fall on an inverted glass prism, it recombines to produce the white light. ये फिर से recombine हो जाती है और क्या करती है कि white light का formation करती है। हाँ, बिल्कुल important है। ठीक है, समझ में आई बात? क्योंकि रिकॉम्बाइन हो गया ना, फिर से यहाँ से सारे लाइट का जो ये पाथ था वो एक हो गया। ठीक है ना, रेड वाले का भी वही हो गया, ऑरेंज वाले का भी वही हो गया, ग्रीन वाले का भी हो गया। जब सारी की सारी बैंड एक ही पाथ से जाएगी तो फिर से रिकॉम्बाइन होके क्या हो जाएगा, व्हाइट ही कलर देगी। ठीक है ना, सो इस कारण से आगे बढ़े। अब है रेनबो फॉर्मेशन। अब रेनबो फॉर्मेशन को जरा समझते हैं। तो कह रहा है रेनबो इज अ नेचुरल स्पेक्ट्रम। रेनबो क्या है? हमारा नेचुरल स्पेक्ट्रम है। अभी हमने स्पेक्ट्रम कैसे ऑब्टेन किया है? तो ग्लास प्रिज्म के हेल्प से ऑब्टेन किया है। ये एक लैब में आप ऐसा एक्टिविटी कर सकते हो। बट नेचुरल स्पेक्ट्रम भी मिलता है हमको अपियरिंग इन द स्काई आफ्टर रेन शावर होती है, हल्की जब बारिश होती है तो इस सिचुएशन में जो टाइनी ड्रॉपलेट्स होते हैं ये प्रिज्म के जैसा एक्ट करते हैं और इस ड्यूरेशन में आपको नेचुरल स्पेक्ट्रम देखने को मिलता है। ठीक है, इट इज कॉज्ड बाय द डिस्पर्सन ऑफ सनलाइट बाय द वाटर ड्रॉपलेट्स। और ये किस किस कारण से होता है? तो सन की लाइट जब वाटर ड्रॉपलेट पे पड़ती है तो इसका क्या होता है, डिस्पर्सन हो रहा है। तो यहाँ पे लाइट क्या हो रहा है, डिस्पर्स हो रहा है, अपने कंपोनेंट्स में क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है। ठीक है, so it is caused by the dispersion of sunlight by the water droplet present in the atmosphere। क्योंकि रेन शावर हुई है, हल्की बारिश हुई है तो ड्रॉपलेट का साइज क्या है, वो छोटा है, तो वो एकदम से ग्राउंड की तरफ नहीं आएगा, ये एयर के फ्रिक्शनल फोर्स के कारण धीरे धीरे होके ग्राउंड की तरफ आएगा। सो ये कुछ वक्त लगेगा इसको एटमॉस्फेयर से ग्राउंड तक आने में। ग्रेविटी इसको भी पुल कर रहा है और ड्रॉपलेट का साइज बहुत ज्यादा छोटा होने के कारण ये एटमॉस्फेयर में कुछ समय तक के लिए क्या रहेगा, सस्पेंडेड रहेगा। ठीक है ना, सो द वाटर ड्रॉपलेट्स
एक्ट लाइक ए स्मॉल प्रिज्म, वाटर ड्रॉपलेट्स कैसा एक्ट करेगा, स्मॉल प्रिज्म के जैसा एक्ट करेगा। दे रिफ्रैक्ट, लाइट को पहले क्या हो रहा है, रिफ्रैक्ट भी कर रहा है और डिस्पर्स भी कर रहा है, एंड डिस्पर्स द सनलाइट देन रिफ्लेक्ट इट इंटरनली, फिर इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है, यहाँ पे रिफ्रैक्ट नहीं कर रहा है, यहाँ पे लाइट क्या हो रहा है, रिफ्रैक्ट भी कर रहा है, बेंड भी कर रहा है और डिस्पर्स भी कर रहा है। बट दूसरे फेस पे जैसे आता है तो रिफ्लेक्शंस हो रहा है, बाउंसिंग बैक हो रहा है, ना कि बेंडिंग ऑफ लाइट है। ठीक है, यहाँ पे लाइट क्या कर रही है, बाउंस बैक कर रही है, तो इसको बोला जाता है इंटरनल रिफ्लेक्शन। सो पहले तो लाइट का रिफ्रैक्शंस हुआ, फिर डिस्पर्सन हुआ, फिर इंटरनल रिफ्लेक्शंस हुआ। ठीक है, सो इट इंटरनली एंड फाइनली रिफ्लेक्ट इट अगेन, एंड व्हेन इट कम्स आउट ऑफ द रेन ड्रॉप्स, फिर ये रेन ड्रॉप से जब बाहर की तरफ आएगा तो इस तरीके से ऑब्जर्वर को क्या दिखेगा, यहाँ पे रेनबो दिखेगा। ठीक है, फाइनली रिफ्रैक्ट इट अगेन, फिर से रिफ्रैक्शन हुआ, फिर से बेंडिंग ऑफ लाइट है, इट कम्स आउट out of the raindrops due to the dispersions of the sunlight and internal reflection, dispersion of sunlight and internal reflections by the water droplets we see the rainbow colors, और इस कारण से हम लोग रेनबो कलर्स देखते हैं। क्या क्या हो रहा है, जब ड्रॉपलेट्स पे आपका सन की व्हाइट बीम ऑफ लाइट फॉल कर रही है तो सबसे पहले यहाँ पे दो फेनोमेनन हो रहा है, एक हो रहा है रिफ्रैक्शंस, और रिफ्रैक्शंस के साथ साथ लाइट क्या कर रहा है, डिस्पर्सन भी हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, डिस्पर्सन हो रहा है, फिर इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है, फिर क्या हो रहा है, इंटरनल रिफ्लेक्शन, और फिर क्या हो रहा है, लाइट का रिफ्रैक्शन हो रहा है। पहले रिफ्रैक्शन एंड डिस्पर्सन हुआ है, यहाँ पे लाइट अपने एक्चुअल पाथ से बेंड भी हुई है और डिस्पर्स भी करी है, फिर इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है, फिर रिफ्रैक्शन हो रहा है, और इतने सारे फेनोमेनन के कारण आपको रेनबो का फॉर्मेशन होता है, आपको रेनबो दिखता है। और ये भी याद रखना कि रेनबो आपको हमेशा ही सन के अपोजिट डायरेक्शन में दिखेगा, जिधर सन होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में आपको रेनबो का फॉर्मेशन होगा। तो आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं, और चैप्टर नंबर 10 के शुरुआत में हम लोगों ने क्या क्या टॉपिक एक बार कवर किया है, इसको रिकैप करके कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने जो स्टार्ट किया था वो ह्यूमन आई के अंडरस्टैंडिंग से स्टार्ट किया था, कि ह्यूमन आई किस तरीके से वर्क करता है ये देखा था, साथ में ह्यूमन आई के जो जो कंपोनेंट्स हैं इसको भी हम लोगों ने समझने का ट्राई किया था। ठीक है, तो ये डिस्कस करते हुए हम लोग आई डिफेक्ट्स के बारे में हम लोगों ने मायोपिया के बारे में पढ़ा, फिर हाइपर माइट्रोपिया के बारे में पढ़ा, फिर प्रेस बायोपिया के बारे में स्टडी की हम लोगों ने। तो प्रीवियस क्लासेस में ये सारे चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस की। फिर हम लोगों ने ये भी डिस्कस किया कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू द ग्लास पेज, अगर किसी एक ग्लास प्रिज्म से लाइट क्रॉस करती है, कोई रे ऑफ लाइट क्रॉस करती है तो किस तरीके से वो रिफ्रैक्ट करेगी, इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। फिर डिस्पर्शंस ऑफ वाइट लाइट के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा। ठीक है, और इसके बाद का जो टॉपिक था वो था रिकॉम्बिनेशन ऑफ स्पेक्ट्रम ऑफ वाइट लाइट प्रोड्यूस द वाइट लाइट, ये भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है पिछले सेशंस में। और फिर रेनबो फॉर्मेशंस के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, रेनबो का फॉर्मेशन किस तरीके से होता है, और फिर अपरेंट पोजीशन से आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। सो जो स्काई में जो स्टार का हमें बेसिकली पोजीशन दिखता है वो एक्चुअल पोजीशन नहीं होता है स्टार का, वो स्टार का क्या होता है, अपरेंट पोजीशन होता है। और ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे का कारण है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शंस। ठीक है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शंस का मीनिंग क्या है, यस कम इन। सो अगर आप एटमॉस्फेयर को देखें तो हम लोगों के एटमॉस्फेयर में अलग अलग लेयर का क्या है, एयर का लेयर है, और हर एक लेयर का अपना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेयर के ऑप्टिकल डेंसिटी के बारे में बताता है। सो आप ग्रेजुअली जैसे जैसे अर्थ के तरफ आप एटमॉस्फेयर से गुजरते हुए अर्थ के तरफ आएंगे तो अर्थ की तरफ हमारा ऑप्टिकली डेंसर मीडियम है, यानी कि ऐसा मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, ज़्यादा है। और ऊपर में जो हमारा
एयर का जो लेयर है उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है बेसिकली कम है, यानी कि ऑप्टिकली वो रेयर मीडियम है। सो जब स्टार की लाइट हमारे एटमॉस्फेयर में ट्रेवल करती है तो उसका रिफ्रैक्शंस होता है, वो अपने एक्चुअल पाथ पे नहीं चल पाती है, ये अपने एक्चुअल पाथ से बेंड हो जाती है। और इसी बेंडिंग के कारण स्टार का जो एक्चुअल पोजीशन है हमें दिखता नहीं है। स्टार का जो पोजीशन दिखता है बेसिकली वो स्टार का कौन सा पोजीशन होता है, तो वो स्टार का अपरेंट पोजीशन होता है। ठीक है, अपरेंट का मतलब होता है आभासी, आभासी का मतलब है जो एक्चुअल है वहां पे नहीं दिख के स्टार थोड़ा सा क्या दिख रहा है, ऊपर दिख रहा है, बट एक्चुअल में स्टार हमारा नीचे है। और इसके पीछे का कारण क्या है, हमारा एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। समझ में आ रही है बातें। और एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शंस का कारण क्या है, तो हमारे एटमॉस्फेयर में एयर की डिफरेंट लेयर है और इन डिफरेंट लेयर का ऑप्टिकल डेंसिटी क्या है, अलग है। ऊपर में ऑप्टिकली रेयर मीडियम है और अर्थ के तरफ हमारा ऑप्टिकली डेंसर मीडियम है। और इस कारण से जब लाइट हमारे एटमॉस्फेयर में ट्रेवल करती है तो वो अपने नॉर्मल की तरफ बेंड करते हुए ट्रेवल करती है, और जब हमारे आई तक पहुंचती है तो ये देख रहे हो कि ग्रेजुअल बेंडिंग के साथ पहुंचती है। और इस कारण से हमें स्टार का एक्चुअल पोजीशन नहीं, अपरेंट पोजीशन दिखता है। तो यहाँ तक का जो डिस्कशंस हमारा था वो प्रीवियस सेशंस में हम लोगों ने कर रखा है। और आज हम लोग जो सबसे पहला टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि हमारा जो स्टार है समटाइम्स इट अपीयर्स as brighter and sometimes fainter, and this phenomenon of star is known as twinkling of star. So basically हमारा जो स्टार है वो ट्विंकलिंग करता हुआ क्यों दिखता है, इसके बारे में इसका जो साइंटिफिक रीजन है इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो कह रहा है द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार इज ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। उसका एक कारण क्या है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन है ऑफ ए स्टार लाइट due to the changing in the positions of a star and the movement of layer of the atmosphere। अब क्या हो रहा है कि अर्थ हमारा ग्रेजुअली अपने एक्सिस पर भी क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, साथ में रिवॉल्व भी कर रहा है अपने ऑर्बिट में। सो जो स्टार का पोजीशन है वो भी क्या हो रहा है, हमारे रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो एक तो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शंस के कारण क्या है कि लाइट अपने एक्चुअल पाथ से नहीं आ रही है, साथ में क्या हो रहा है कि जो स्टार का पोजीशन है वो भी चेंज हो रहा है। तो इस कारण से समटाइम्स द लाइट फ्रॉम द star brighter and sometimes fainter and it appears to twinkle। so basically क्या क्या रीजन है, तो एक तो रीजन है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शंस और दूसरा है चेंजिंग इन द पोजीशंस ऑफ द स्टार, और तीसरा एक और भी रीजन है जो कि मेरे से छूट गया, वो है मूवमेंट ऑफ द लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर का लेयर जो है वो स्टैटिक नहीं है, वो कंटिन्यूअसली क्या करता रहता है, चेंज होता रहता है। ठीक है, तो इस चेंज होने के कारण कभी लाइट ऐसे आएगी कभी ऐसे आएगी, क्योंकि लेयर के चेंज हो जाने के कारण उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के चेंज होने के कारण बेसिकली उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी चेंज हो जाएगी। सो जिस एंगल से पहले बेंड हो रहा था अब उस एंगल से नहीं बेंड होके थोड़ा सा अंदर हो सकता है या थोड़ा सा बाहर की तरफ हो सकता है। सो बेसिकली यहाँ पे तीन रीजन है ट्विंकलिंग ऑफ ए स्टार के पीछे। एक तो है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शंस, दूसरा है कि चेंजिंग पोजीशन ऑफ स्टार विथ रिस्पेक्ट टू द अर्थ, ठीक है ना, और तीसरा है हमारा मूवमेंट ऑफ लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। सो ड्यू टू दीज थ्री रीजन light of the stars is sometimes brighter and sometimes fainter and it appears to twinkle। और इस तरीके से स्टार हमारा ट्विंकलिंग करता हुआ अपीयर करता है। ठीक है, समझ में आई बात, बातें आपको समझ में आ रही होगी। बट आपका जो प्लैनेट होता है वो ट्विंकलिंग करता हुआ नहीं दिखता है। अब स्टार आपका ट्विंकलिंग कर रहा है बट प्लैनेट क्यों नहीं ट्विंकल कर रहा है, ट्विंकलिंग कर रहा है। तो जो स्टार है वो अर्थ से काफी काफी ज्यादा दूर है, यानी कि प्लैनेट से भी काफी ज्यादा दूर है। वहीं प्लैनेट कंपैरेटिवली स्टार से अर्थ के क्या नियरर है या नहीं। सो बेसिकली हम लोग जो प्लैनेट्स है उसको हम लोग पॉइंट लाइट सोर्स नहीं, जबकि स्टार हमारा बहुत बड़ा है बट बहुत दूर होने के कारण उसका जो लाइट सोर्स है हमें लगता है कि पॉइंट लाइट सोर्स है। ठीक है, बट हमारा जो प्लैनेट है नियर होने के कारण ये लाइट सोर्स कैसा है, तो एक एक्सटेंडेड लाइट सोर्स है,
ये बहुत सारे पॉइंट लाइट सोर्स से मिलके बना है। तो जब आपके प्लैनेट की लाइट एटमॉस्फेयर में एंटर करती है तो ये सारे इफेक्ट्स होते हैं, बट जब एक पॉइंट हमारा लाइटर होता है तो दूसरा पॉइंट क्या होता है, ब्राइटर होता है, और इस कारण से ये ट्विंकलिंग इफेक्ट क्या होगा, नलीफाई हो जाएगा। आपको ये पूरा जो एक्सटेंडेड लाइट सोर्स है ये ब्राइटर ही दिखता रहेगा, क्योंकि इसका एक पॉइंट अगर लाइटर है तो दूसरा पॉइंट फेंटर है तो दूसरा ब्राइटर है। तो इस तरीके से फेंटर वाले को ब्राइटर वाला जो पॉइंट है वो क्या कर देता है, उसके इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देता है। समझ में आ रही है बात? ये इसलिए होता है क्योंकि हम लोग प्लैनेट को एक पॉइंट लाइट सोर्स के जैसा ट्रीट नहीं कर सकते हैं। प्लैनेट कैन बी कंसीडर्ड एज द एक्सटेंडेड लाइट सोर्स। ये कैसा लाइट सोर्स इसको हम लोग मानते हैं, एक्सटेंडेड लाइट सोर्स है। सो इसमें बहुत सारे पॉइंट से मिलके ये एक्सटेंडेड लाइट सोर्स बना होगा, क्योंकि ये हमारे पास है, ठीक है। सो इस कारण से प्लैनेट हमें ट्विंकलिंग करता हुआ नहीं दिखता है। प्लैनेट्स आर क्लोजर टू द अर्थ देन स्टार्स। द लाइट फ्रॉम द स्टार्स आर कंसिडर्ड एज point source of light, and the light from the planet are considered as extended source of light. So the light from the planet nullify the twinkling effect. इसीलिए लाइट जो प्लैनेट से आ रही है वो क्या हो रहा है, उसका जो ट्विंकलिंग इफेक्ट है वो नलीफाई हो रहा है, क्योंकि ये क्या है, एक एक्सटेंडेड सोर्स ऑफ लाइट है, ठीक है ना। लाइट का एक्सटेंडेड सोर्स है, सो ये बहुत सारे पॉइंट सोर्स से मिलके बना होगा, और एक पॉइंट अगर ब्राइटर है तो दूसरा क्या है, फेंटर है, फिर तीसरा क्या है, ब्राइटर है, फिर फेंटर है, फिर इस तरीके से है। तो वो ट्विंकलिंग इफेक्ट क्या हो जाएगा, नलीफाई हो जाएगा। समझ में आया? ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्यों स्टार्स ट्विंकलिंग ट्विंकलिंग करता हुआ अपीयर होता है, वेयर एज हमारा जो प्लैनेट है वो ट्विंकलिंग करता हुआ नहीं दिखता है। तो उसका कारण है क्योंकि जो हमारा स्टार है वो काफ़ी दूर है, और काफ़ी दूर होने के कारण उसको हम लोग एज अ पॉइंट लाइट सोर्स कंसीडर करते हैं। और ये सारे जो रीजन है, और इन सारे रीजन के कारण, जिसमें हमने एक एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शंस पढ़ा, दूसरा पढ़ा चेंजिंग इन द पोजीशन ऑफ ए स्टार पढ़ा, और तीसरा पढ़ा मूवमेंट ऑफ द लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। एंड ड्यू टू दीज रीजन्स sometimes stars appears brighter and sometimes fainter, and due to this you are getting the twinkling effect। ठीक है, समझ में आ रही है बातें या नहीं आ रही है? आ रही है ना सारे बच्चों को? अब अगला जो हमारा फेनोमेनन है यह है एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट। ठीक है, तो जो हमें सनराइज दिखता है वो एडवांस में दिख जाता है, वो पहले दिख जाता है। एक्चुअल में सनराइज अभी हुआ भी नहीं होता है, और उसके 2 मिनट पहले हमें एडवांस में सनराइज दिखता है, और सनसेट के हो जाने के बावजूद भी 2 मिनट तक हमें सन दिखता रहता है। और इसके पीछे का भी कारण क्या है, हमारा एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शंस ही है। ठीक है, अब क्या है कि अगर ये हमारा अर्थ है और यहाँ पे ऑब्जर्वर है, तो ये हमारा क्या होगा, होराइजन होगा या नहीं होगा? अब होराइजन के नीचे अगर हमारा ये लाइन ऑफ साइट है, तो लाइन ऑफ साइट के नीचे में कोई चीजें आपको दिखेगी क्या? मैं एक लेयर इस तरीके का चादर डालूं ऐसे करके, तो चादर के नीचे वाली चीजें दिखेगी क्या? चादर तक की चीजें दिखेगी, ठीक है। एक प्लेन मैं बनाऊं आपके आई साइड से होते हुए ऐसे करके, और इस प्लेन के नीचे में चीजों को ले जाऊं तो दिखनी बंद हो जाएगी। तो ऐसा ही होता है, हम लोग अगर यहाँ पे तो बहुत सारे बिल्डिंग है, अगर आप मान लो कि कभी समुद्र के किनारे में बैठे हुए हो तो सनसेट देखने में बड़ा मजा आता है। सन एकदम से धीरे 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 लगेगा आपके होराइजन में आ रहा है, और धीरे धीरे करके लगेगा कि सनसेट हुआ है। तो वो जहां पे सनसेट हो रहा है आपको एक्चुअल में वो तुम्हारा क्या होराइजन है। बट क्या होता है कि जो होराइजन वाली लाइन है उससे सन नीचे चला जाता है, फिर भी सन दिखता रहता है। क्यों दिखता है? क्योंकि एक्चुअल में आपके लिए उस लोकेशन के लिए सन क्या हुआ है, सेट हो गया है, यानी कि सन सूर्यास्त हो गया है। बट सन आपको फिर भी क्यों दिख रहा है? क्योंकि उसके पीछे क्या है, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। कैसे? तो अभी भी जो आपको सन का एक्चुअल पोजीशन नहीं दिख रहा है, ये सन का क्या दिख रहा है, अपरेंट पोजीशन दिख रहा है। ये आपका होराइजन है। अब सन क्या हो गया है, सेट कर चुका है, सन आपके होराइजन के नीचे आ चुका है। तो सन को बेसिकली दिखना क्या हो जाना चाहिए, बंद हो जाना चाहिए। बट अभी भी सन क्यों दिख रहा है? क्योंकि लाइट यहां से ट्रेवल करके आपकी आंखों तक पहुंच पा रही है ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शंस। ठीक है, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शंस का कारण पहले ही बता दिया आप लोगों को। ठीक है,
क्योंकि हमारे एटमॉस्फेयर में एयर के डिफरेंट लेयर्स हैं और इन लेयर की ऑप्टिकल डेंसिटी क्या है, अलग अलग है। इसके कारण से लाइट हमारी बेंड करती हुई हमारे आई तक पहुंचती है। सो जो हमें सन का पोजीशन दिख रहा है, ये अपरेंट पोजीशन दिख रहा है। आपको लग रहा है सन अभी भी हॉराइजन के क्या है, ऊपर है, बट अभी सनसेट हो चुका है एक्चुअल में। तो आपको 2 मिनट तक एक्चुअल में सनसेट के हो जाने के बावजूद भी 2 मिनट तक आपको क्या होगा, सन दिखता रहेगा। ठीक है, ऐसा ही होता है सनराइज में भी। अभी सनराइज ही नहीं हुआ है, ठीक है, सन आपका राइज हुआ नहीं है, अभी सन आपके होराइजन के नीचे ही है, बट इस यहाँ से सन से जो लाइट निकली है वो आपकी आंखों तक पहुंच रही है और सन का अपरेंट पोजीशन आपको दिख रहा है। आपको लग रहा है कि सन क्या है, होराइजन से ऊपर आ गया है। सो आपको हमेशा ही सनराइज जो है वो एडवांस में दिखता है। सो द सन इज विजिबल टू अस अबाउट 2 मिनट बिफोर द सनराइज एंड अबाउट 2 मिनट्स आफ्टर द सनसेट ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। एक वर्ड में आप आंसर को बता सकते हैं, ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। द apparent flattening of the sun's disk at the sunrise at the sunset is also due to the atmospheric refractions। ठीक है, तो ये जो सन का जो राइज है उस वो हमें कैसे दिख जाता है, तो 2 मिनट एडवांस में दिखता है और सनसेट डिलेड तक हमें दिखता रहता है। कितना डिफरेंस होगा एक्चुअल सनसेट से, तो 2 मिनट का डिफरेंस होगा। समझ में आया? इसके पीछे का कारण क्या है, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। निकिता आपको समझ में आ रहा है ये सारी चीजें, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है समझने में? आवाज जा रही है मेरी? एक मिनट। निकिता, अच्छा आगे बढ़ते हैं। अब स्कैटरिंग ऑफ, हाँ आपको ये जो टॉपिक जो भी मैंने डिस्कस किए वो आपको समझ में आ रहा है ठीक से ना? चलो ठीक। अब स्कैटरिंग ऑफ लाइट के बारे में समझते हैं। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट के बारे में सबसे पहले हम लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा था। और स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण अगर कोलाइडल सॉल्यूशन से आप लाइट की बीम को क्रॉस कर रहे हो तो उस लाइट की बीम का पाथ आपको उस कोलाइडल सॉल्यूशन में दिख रहा था। और इसी इफेक्ट को हम लोग क्या कहते थे, टिंडल इफेक्ट कहते थे। ठीक है, so when a beam of light passes through a colloidal solution, the path of light becomes visible due to the scattering of light by the colloid particles. This is known as Tyndall effect और इस इफेक्ट को हम लोग क्या कहते हैं, Tyndall effect कहते हैं। So the earth atmosphere contain the air molecules, water droplet, dust and smoke. So basically यहाँ पे वाटर ड्रॉपलेट्स है, जो डस्ट है, ये क्या है, कोलाइड पार्टिकल के जैसा एक्ट करते हैं। So when sunlight passes through the atmosphere, the path of the light becomes visible due to the scattering of light by these particles। आपने देखा होगा कि जब मॉर्निंग वॉक करने जाते हो और बड़े बड़े ट्री है, तो ट्री के कैनोपी से, ट्री की जो पूरा ये है कैनोपी है, वहां से जो लाइट आती रहती है, बीम ऑफ लाइट आती रहती है, उसका पाथ आपको क्या है, दिखता है। क्योंकि मॉर्निंग में क्या होता है कि आपका मिस्ट अवेलेबल रहता है, वाटर के ड्रॉपलेट्स अवेलेबल होते हैं जो कि ये कोलाइड पार्टिकल जैसा वर्क करते हैं। और जब सन की रे आती है तो उसको क्या कर देते हैं, स्कैटर कर देते हैं। और इसकी स्कैटरिंग के कारण क्या होता है कि आपको सन की जो रे है, जो बीम ऑफ लाइट है, उसकी पाथ दिखती है। ऐसा ही आपको तब भी एहसास होता है जब आप किसी कमरे में हो, वहाँ पे एक खिड़की से क्या हो, एक छोटी सी होल है, वहाँ से बीम ऑफ लाइट आ रही है, तो उसकी भी पाथ दिखती है। पूरा डस्ट पार्टिकल भी उसके साथ साथ दिखता है, क्योंकि वहाँ पे जो अवेलेबल डस्ट पार्टिकल है वो क्या कर रहा है, लाइट को स्कैटर कर रहा है। लाइट के स्कैटरिंग के कारण लाइट की पाथ है क्या है, दिख जा रही है। ठीक, समझ में आई बातें? और इसी इफेक्ट को हम लोगों ने टिंडल इफेक्ट कहा है यहाँ पे। सो द कलर ऑफ द स्कैटरिंग ऑफ लाइट डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ द स्कैटरिंग पार्टिकल्स। अब क्या है, व्हाइट लाइट जब किसी भी पार्टिकल पे फॉल करती है तो कौन सा लाइट का कौन सा कंपोनेंट स्कैटर होगा, ये किस पे डिपेंड करता है, तो अवेलेबल पार्टिकल के साइज पे डिपेंड करता है। ठीक है ना? सो द वेरी फाइन पार्टिकल स्कैटर द ब्लू लाइट। जो छोटी पार्टिकल्स होती है वो ब्लू लाइट को स्कैटर कर देती है,
एंड लार्जर पार्टिकल स्कैटर द डिफरेंट कलर ऑफ लाइट, और जो लार्जर पार्टिकल होगा वो अलग अलग कलर की लाइट को क्या करती है, स्कैटर करती है। ठीक है, समझ में आ रही है बात। अब क्या है कि आपका स्काई क्यों ब्लू दिखता है, तो उसके पीछे का कारण क्या है, स्कैटरिंग है। कैसे दिखता है, तो कह रहा है द फाइन पार्टिकल इन द एटमॉस्फेयर हैव द साइज स्मॉलर देन द wavelength of visible light. They can scatter the blue light which has the shorter wavelength than the red light which has the longer wavelength. So जो हमारे एटमॉस्फेयर में जो पार्टिकल्स है, ठीक है, वो पार्टिकल्स का साइज इतना है कि ये ब्लू कलर की लाइट को सबसे ज्यादा क्या करेंगे, स्कैटर करेंगे। इसमें ये एबिलिटी नहीं है कि रेड कलर की लाइट को भी क्या कर दे, स्कैटर कर दे। तो क्या होगा कि when the sunlight passes through the atmosphere, the fine particle in the atmosphere scatter the blue color more strongly than the red, so the sky appears blue। और इस कारण से स्काई क्या होता है, ब्लू हमें दिखता है, क्योंकि एटमॉस्फेयर से जब सन की व्हाइट लाइट ट्रेवल करती है तो ब्लू कलर की लाइट सबसे ज्यादा डोमिनेंटली स्कैटर होते हैं, और इसी स्कैटरिंग इफेक्ट के कारण हमारा स्काई क्या है, ब्लू दिखता है। समझ में आई बात। अब जब आप हाइयर एल्टीट्यूड पे चले जाएंगे, एल्टीट्यूड कहाँ पे चले गए, जहाँ पे एटमॉस्फेयर है ही नहीं, जहाँ पे पार्टिकल है ही नहीं, तो वहां पे स्कैटरिंग होगा क्या, स्कैटरिंग तो होगा नहीं। तो इस कारण से हायर एल्टीट्यूड पे जब स्काई दिखोगे तो स्काई आपको डार्क दिखेगा। क्या दिखेगा, डार्क दिखेगा इंस्टीड ऑफ ब्लू। बट आप अर्थ से जब स्काई को देखोगे तो चूंकि सन के जब रे या कह सकते हो बीम ऑफ लाइट ट्रेवल करती है, तो उस बीम ऑफ लाइट की सबसे ज्यादा ब्लू कलर की लाइट को हमारा एटमॉस्फेयर क्या करता है, स्कैटर करता है, और इसी स्कैटरिंग के कारण हमारा जो स्काई है वो ब्लू दिखता है। बट हायर एल्टीट्यूड पे ये स्कैटरिंग नहीं होता है, क्योंकि वहां पे कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं है, और इस कारण से हायर एल्टीट्यूड पे स्काई हमें क्या दिखता है, डार्क दिखता है। ठीक है, सो इफ द अर्थ हैड नो एटमॉस्फेयर देयर वुड नॉट बी एनी स्कैटरिंग। अब मान लो कि अर्थ से एटमॉस्फेयर को हटा दो, तब आपको स्काई कैसा दिखेगा, तब आपको स्काई डार्क दिखेगा। सो द स्काई वुड अपीयर डार्क, the sky appear dark at very high altitudes, since उसका कारण ये है कि हायर एल्टीट्यूड्स पे एटमॉस्फेयर नहीं होता है, और एटमॉस्फेयर के अनअवेलेबिलिटी के कारण क्या होगा कि हमारे स्कैटरिंग ऑफ लाइट नहीं होती।